गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फिर मैं स्वागत करता हूं तुम्हारा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि पेपर में आने वाला है। लास्ट टाइम हमने आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे सॉल्यूशन के ऊपर, और वो पक्के एक न्यूमेरिकल आएगा आपको, मैं अभी बता रहा हूँ। वो आपको समझ में आ गया, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। एक चार्ट टेबल हमने बनाया था, उससे सारा कुछ कर दिया था, देख लिया था तुमने। इजी है। हाँ अब जी। उसमें कोई डिफिकल्टी तो है नहीं, तुम्हें कुछ भी कर लोगे। डेंसिटी दी होगी तो लिख लेना। डेंसिटी किस लिए देते हैं तो आपको पता ही है। मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, वो सोल्यूशन की दे रखी होती है। जब कभी डेंसिटी दी होती है, एक चीज देखना, जो सोल्यूशन बनेगा उसी की डेंसिटी होगी। तो अब उसके आगे हम चल रहे हैं, और ये टॉपिक है, जैसे लिखा हमने, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है भाई? आपने एक लिक्विड लिया, सपोजिंग आपके पास, अभी तक हम जो भी बात कर रहे हैं वो बाइनरी कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। बाइनरी का मतलब एक सॉल्वेंट है और एक सोल्यूट है, यही बता रहे हैं आपको मैं अभी तक कोर्स में। इससे ज्यादा हम आगे नहीं जा रहे। बोलो, आपको जितना भी हम बता रहे हैं सोल्यूशन, अभी तक जो भी मैंने सोल्यूशन के बारे में बताया है उसमें दो दो ही कंपोनेंट मैंने बताया ना, एक सॉल्वेंट, और एक सॉल्यूट। हाँ एक जी। सोल्यूट। बाइनरी मतलब बाइनरी सोल्यूशन है ये। बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट है सिर्फ। अब आपने क्या किया कि एक लिक्विड लिया और उसमें सोल्यूट डाल रहे हो, तो सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा। सोल्यूट कितना कितना डिसॉल्व होगा किसी भी लिक्विड में? तो जितना। अगर आपने जैसे NaCl ले लिया, साल्ट ले लिया, उसको पानी में डालना शुरू किया, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर तो लोगे ना, कि इतना बड़ा वाटर थोड़े ले लोगे। तो उसमें आपने डालना शुरू किया, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम, वो डिसॉल्व होता गया। आपने शेक किया, डिसॉल्व हो गया। फिर एक टाइम आएगा कि वो फर्दर डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है। तो कोई भी सोल्यूट है स्टूडेंट, किसी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन टेम्परेचर को मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। देखा है आपने कि एक ठंडी चीनी, एक ठंडा सोल्यूशन है और एक गर्म है, तो चीनी किस में ज्यादा डिसॉल्व होती है? आपने खुद ऑब्जर्व किया है, बताओ। एक कोल्ड है और एक हॉट सोल्यूशन है, चीनी किस में जल्दी जल्दी डिसॉल्व होती है ज्यादा? बताओ। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि नहीं करती सॉल्युबिलिटी? तो सॉल्युबिलिटी का मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये तुमने एक सॉल्वेंट लिया था, ये मेरा सॉल्वेंट था स्टूडेंट, इसमें तुम सोल्यूट डाल रहे थे, और अमाउंट तुमने देखा कि कितना मैक्सिमम अमाउंट है। मान लो मैंने ये 100 मिलीलीटर लिया था, और मान लो मेरा जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का डिसॉल्व होगा इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, उसे क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। उसे क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। समझ में आया सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन? व्हाट इज सॉल्युबिलिटी स्टूडेंट्स? टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। आई एम टॉकिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्टूडेंट सॉलिड इन ए सॉल्वेंट। तो ये सॉल्युबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, एक सोल्यूट को मैं सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि कितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होगा स्टूडेंट किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर मुझे बताना पड़ेगा। तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो आपको मैंने कहा कि ये एक सॉलिड है, सोल्यूट मेरा, और इसको मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट एक लिक्विड में। तो मेरा सॉल्वेंट लिक्विड है। तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आपने क्या किया। कुछ तो कंपाउंड्स होते हैं, आप देखेंगे स्टूडेंट्स, बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं। देखो, आपने NaCl को वाटर में डाला, ठीक है, तो ये तो रेडिली डिसॉल्व हो जाता, रेडिली डिसॉल्व हो गया स्टूडेंट। और आपने शुगर को भी डाला, वो भी डिसॉल्व हो गया। लेकिन आपने क्या किया, नेप्थलीन लिया। नेप्थलीन सॉलिड कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एंथ्रासीन लिया स्टूडेंट, इसको वाटर में डाला, तो ये तो डिसॉल्व नहीं हुए, ये डिसॉल्व नहीं हुए स्टूडेंट्स। तो इससे क्या इन्फ्लुएंस है? आप क्या कह सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट? कि कोई कोई जो
कोई तो सब्सटेंस वाटर वाटर में डिजॉल्व हुआ, कोई नहीं हुआ, इसका क्या रीजन आप दे सकते हैं? कोई कौन सी साइंस इन्वॉल्व है इसमें? स्टूडेंट्स बताइए, आप क्या समझते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बताइए, क्या क्या कह सकते हैं इसके बारे में? व्हाट विल डिसाइड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए सॉल्वेंट? स्टूडेंट, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में सॉलिड डाल रहे हैं, तो डिसॉल्व होगा या नहीं होगा ये कैसे पता लगेगा? तो सॉल्वेंट, जो भी मैं सॉल्वेंट ले रहा हूं स्टूडेंट, आपने सुना है कि कुछ सॉल्वेंट जो होते हैं जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, बोलो सुना है? पोलर सॉल्वेंट्स। हाँ जी। बताओ कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ये वाटर मैंने लिया था H2O, बताओ वाटर पोलर सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट है? वाटर पोलर किस तरह दिखता है सॉल्वेंट है। आपको? यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो वाटर के अंदर क्या है, आप देख रहे हैं पोलर, क्या पढ़ा था आपने 11th क्लास में पढ़ा था? बॉन्ड पोलर हो गया, मतलब दो एटम डिफरेंट है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और जो दूसरा एटम है उसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बने हुए कोवलेंट बॉन्ड में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता ज्यादा, तो ये पोलर बॉन्ड है। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है स्टूडेंट्स, और ये इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी काफी हाई होता है वाटर का। तो वाटर के ऊपर आप देख रहे हैं ऐसे चार्जेस लगे हुए हैं स्टूडेंट्स। तो आपके वाटर में अगर मैं पोलर सब्सटेंस डालूंगा स्टूडेंट, पोलर पोलर वाले मतलब पोलर या आयनिक सब्सटेंसेस डालूंगा, आयनिक सोल्यूट्स डालूंगा, तो वो डिसॉल्व होने वाले हैं। वो क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स सोल्यूट के पार्टिकल्स के और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर इंटरेक्शंस होती हैं, अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस होंगी। अगर वो सिमिलर टाइप की इंटरेक्शंस होंगी तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे। और अगर ये इंटरेक्शन सिमिलर टाइप की नहीं है स्टूडेंट्स, तो फिर वो क्या करेंगे कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, तुम्हें पता होती है, यस और नो? यस जल्दी सर। बताओ कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। जो वाटर है, वाटर में बड़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यस और नो? जल्दी बोलो। यस सर। तो फिर वो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ना जो बाहर से आएगा उसको, तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी क्या, इतनी ताकत होगी? तो पोलर में पोलर टाइप के कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे, और नॉन पोलर वाले वो डिसॉल्व नहीं होंगे। तो फिर ये तो नॉन पोलर थे, ये कौन से थे? नॉन पोलर थे स्टूडेंट। ये कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, ये इनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये इनके पास कोई पोलैरिटी नहीं है, बॉन्ड के ऊपर कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है स्टूडेंट। तो इसलिए ये इसमें डिसॉल्व नहीं हुए स्टूडेंट, ये इसमें डिसॉल्व नहीं हुए। तो मैं ये कह सकता हूं आपके बुक में एक वर्ड लिखा होगा लाइक डिसॉल्व्स लाइक। बोलो लिखा है कि नहीं? देखो जो भी चीज पढ़ते हो बहुत ध्यान से पढ़नी है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक मतलब क्या हुआ? बताइए इसका मतलब क्या हुआ? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो एक पोलर वाले होंगे वो पोलर कंपाउंड्स को डिसॉल्व करेंगे, और जो नॉन पोलर वाले होंगे वो नॉन पोलर कंपाउंड्स को स्टूडेंट डिसॉल्व करेंगे। बोलो ये सही है या गलत है? सही है सर। तो इससे हमें पता लगेगा कौन से सोल्यूट किस में डिसॉल्व होने वाले हैं। नैप्थलीन और एंथ्रासीन बेंजीन में डिसॉल्व हो जाएंगे। बेंजीन एक लिक्विड है, अगर मैंने बेंजीन लिया स्टूडेंट, बेंजीन एक लिक्विड मैंने ले लिया, तो इसमें ये डिसॉल्व हो जाएंगे। ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है स्टूडेंट, और इसमें मैंने डाल दिया एंथ्रासीन स्टूडेंट, तो ये भी नॉन पोलर है। तो अब ये डिसॉल्व हो गए, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं। तो यहां तक हमें समझ में आई कि जनरली जो सॉल्युबिलिटी की बात हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, किसी भी सॉलिड की किसी सॉल्वेंट में, एक सोल्यूट सॉल्वेंट में कब डिसॉल्व होता है? जब उसकी इंटरेक्शंस भी सिमिलर होती हैं। तो वो जो इंटरेक्शन फोर्सेस हैं वो सिमिलर है, पोलर पोलर में जा रहे हैं और नॉन पोलर में डिसॉल्व हो रहे हैं। तो इतना हमें समझ में आ गया स्टूडेंट। तो जब सॉल्युबिलिटी हम डिसॉल्व करते हैं तो उसमें होता क्या है? तो एक देखो, जब कोई भी सॉलिड को मैं डिसॉल्व करता हूं, एक प्रोसेस होती है डिसोल्यूशन स्टूडेंट। एक क्या होती है? डिसोल्यूशन। अरे डिसोल्यूशन क्या होती है कि ये जो पार्टिकल्स मैंने डाले थे वो धीरे धीरे करके क्या हो रहे हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं। डिसॉल्व हो रहे हैं, होते हैं वो धीरे धीरे करके, 1 मिनट में तो नहीं हो जाते सारे। तो सम सोल्यूट, तो उससे क्या होता है स्टूडेंट, डिसोल्यूशन शुरू हो जाती है, तो कंसंट्रेशन सोल्यूशन की बढ़ती है। तो सम सोल्यूट पार्टिकल इन द सोल्यूशन वो क्या करेंगे, उसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे डिसॉल्व हो गए, कुछ समय के बाद क्या होगा कि अब ये जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के, तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं। और फिर सोल्यूट के पार्टिकल सोल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड पार्टिकल्स, और फिर वो क्या करते हैं, दोबारा से एक प्रोसेस होती है क्रिस्टलाइजेशन।
क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाती है स्टूडेंट। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जब पार्टिकल डिसॉल्व हो रहे थे वो धीरे धीरे उनकी डिसोल्यूशन होती गई, एक स्टेज आई कि वो डिसॉल्व हो गए, उसके बाद क्या होता है कि फिर रिवर्स प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। रिवर्स का मतलब कि जो डिसॉल्व हुए थे वो कोलाइड करते हैं आपस में, तो वो एक सॉलिड की तरह सेपरेशन शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, दो प्रोसेसेस हो रही हैं, इसे बोलते हैं एक तरीके से डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाता है। इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा था स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा था कि दो चीजों में इक्विलिब्रियम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये सल्यूट था, ये सॉल्वेंट के साथ में कोलाइड की है मॉलिक्यूल्स, तो आपने कहा ये सोल्यूशन बन रहा है। लेकिन सोल्यूशन में क्या हुआ कि जो सल्यूट के पार्टिकल्स थे, जो सल्यूट के पार्टिकल्स थे वो कोलाइड करके फिर वापस सल्यूट बनाते हैं। तो इधर आगे जा रहे हैं डिसोल्यूशन, इधर क्रिस्टलाइजेशन, तो एक तरीके से इक्विलिब्रियम प्रोसेस होती है। कुछ समय के बाद जब अगर इक्विलिब्रियम हो गई स्टूडेंट, तो अब क्या होगा, अब जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की होती है वो फिक्स्ड हो जाती है, मतलब कांस्टेंट हो जाती है, अब और चेंजेस नहीं होती स्टूडेंट। इसे बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों बोला मैंने, क्या बता सकते हो मुझे स्टूडेंट्स, क्यों बोला मैंने सॉरी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों बोला मैंने, स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं बोला। इक्विलिब्रियम डायनेमिक क्या होता है, देखो ये प्रोसेस कभी बंद नहीं होती। इधर से मॉलिक्यूल अगर 10 मॉलिक्यूल इधर से इधर गए तो 10 मॉलिक्यूल वापस भी आ जाते हैं। आप बात समझ रहे हो कि ये प्रोसेस ये नहीं कि रुक जाती है कि वहां पे और कोई डिसॉल्व नहीं हो रहा। अरे सोल्यूट के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली सोल्यूशन बनाते रहते हैं और सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल कंटिन्यूअसली वापस सोल्यूट फॉर्म करते रहते हैं। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। लेकिन इक्वल नंबर जाते हैं और इक्वल नंबर वापस आ जाते हैं। आप समझ गए कि आप एक बस एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, मेट्रो में, और वहां से 10 उतरे और 10 चढ़ गए, 10 तो उतर गए 10 चढ़ भी गए, तो टोटल नंबर कितना रहा पैसेंजर्स का, सेम सेम ही रह गया ना। रहेगा। तो एक तरीके से ये इक्विलिब्रियम हो गई कि जितने लोग थे वहां पर बैठे, अंदर अंदर 20 लोग बैठे थे तो अभी भी 20 ही हैं, लेकिन ये डायनेमिक है, मतलब बाहर निकल गए और दूसरे आ गए। समझ में आई। हाँ तो जी सर। इस तरह से ये इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस होती हैं। और जब और ज्यादा कंसंट्रेशन स्टूडेंट और सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होता अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने से सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो सकती है स्टूडेंट, होती है। इसलिए टेम्परेचर और प्रेशर को हम एक स्पेसिफिक मतलब कांस्टेंट कर देते हैं जब ये प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड स्टूडेंट अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टूडेंट। तो अब और ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा। आपने देखा कि आपने पानी में चीनी डाली, 1 ग्राम डिसॉल्व होगी, 2 3, फिर और डाली, अब वो डिसॉल्व नहीं हो रही, अब वो नीचे बैठ जाती है, नीचे हाँ बैठ जी। जाती है, अब वो और डिसॉल्व नहीं हो रही स्टूडेंट। तो इसका मतलब कि अब जो सोल्यूशन है स्टूडेंट उसे क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो व्हाट इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन स्टूडेंट्स, when no more of the solute can be dissolved in the solvent at a given condition of temperature and pressure। अब और डिसॉल्व नहीं होता स्टूडेंट, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। और जब सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा था, ठीक है, एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट द गिवन टेम्परेचर, उसे क्या मैंने बोला था, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोला मैंने, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में और सब्सटेंस को और सोल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन सैचुरेटेड के बाद एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर डिसॉल्यूशन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होती है बिटवीन द अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट इन सैचुरेटेड सोल्यूशन। और एंड ये इक्विलिब्रियम जो मैंने दिखाई है, अनडिसॉल्व्ड और डिसॉल्व्ड में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाती है, और इसी को ही सॉल्युबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो कंसंट्रेशन सोल्यूट की होती है, ये जो कंसंट्रेशन होती है स्टूडेंट्स,
सल्यूट की इन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। उसे ही क्या बोलते हैं हम? सॉल्युबिलिटी। भाई कितनी सॉल्युबिलिटी है इसकी, तो कितने मोल पर लीटर सॉल्युबिलिटी है, कितने ग्राम पर मिलीलीटर सॉल्युबिलिटी है, इस तरह से हम उसको कह सकते हैं कि अब और डिसॉल्व नहीं होता एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसी को हम सॉल्युबिलिटी डिफाइन करते हैं। तो ये जो सॉल्युबिलिटी होती है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है स्टूडेंट? तो यहाँ पर हम कह रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। दो फैक्टर हमने लिखे हैं स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी के। कौन कौन से लिखे हैं? कौन कौन से लिखे हैं मैंने? टेम्परेचर एंड प्रेशर। नहीं, यहाँ पर वो तो हमने बता ही दिया आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में। वैसे यहाँ पर कौन से लिखे हैं हमने? नेचर ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर। जैसे अभी आपने देखा कुछ तो सब्सटेंस कम डिसॉल्व होते हैं, कुछ ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, और कुछ डिसॉल्व ही नहीं हुए, आपने देखा था। तो हमने कहा कि लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ये जो इंटरेक्शंस होती हैं उनके अंदर वो डिसाइड करेंगी कि किसी की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। सारे कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी सेम नहीं होती। तो वन सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। इन एडिशन टू दैट आई कैन से, तुमने कहा प्रेशर भी लिख देता हूं मैं, तो इन एडिशन टू दैट इट विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। ठीक है, तो तीनों तुमने सही आंसर किया, टेम्परेचर और प्रेशर। लेकिन नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। कोई ये सारे सॉल्वेंट में सब सॉल्यूट तो डिसॉल्व इक्वली नहीं होते, तो अलग अलग होते हैं। तो इट विल डिपेंड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो जिनकी इंटरेक्शंस सेम टाइप की हैं स्टूडेंट, तो वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे। जिनमें कोई बॉन्ड बने हुए हैं उनको तोड़ना है, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से फिर मुश्किल होता है उन्हें डिसॉल्व करना। अच्छा, ये भी समझ में आ गया। तो हमने नेचर ऑफ द सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में एक स्टेटमेंट आपको बताई कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसके एग्जांपल्स भी आपने देख लिए। एग्जांपल्स लाइक डिसॉल्व लाइक के हमने दिए कि जैसे NaCl है, और ये आप कहते हैं शुगर है। शुगर का मतलब जैसे ग्लूकोस है। ग्लूकोस में आपने बायोकेमिस्ट्री में देखा था कि ग्लूकोज में बहुत सारे OH ग्रुप्स होते हैं। कितने? 6 OH ग्रुप थे। कितने थे? 5 OH ग्रुप थे। 5 थे। तो इसमें OH ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट, ग्लूकोज में 5। तो इसी के कारण वाटर में भी ये डिसॉल्व हो सकता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वाटर के साथ, और ये आयनिक होता है। तो ये देखा था, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो वाटर हमने बताया था कि जो वाटर है ये पोलर सॉल्वेंट है। इसे एक्चुअली में प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें H और OH है। प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर स्टूडेंट। तो जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे लिक्विड सॉलिड जो भी होंगे सॉल्यूट, वो इसमें डिसॉल्व होने वाले हैं। और इसमें हमने पता था कि एंथ्रासीन हमने डाली थी, डिसॉल्व नहीं हुई थी। ये डिसॉल्व नहीं हुई वाटर में, लेकिन ये बेंजीन में डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये आप देख रहे हैं, ये पोलर वाले हैं, ये नॉन पोलर है स्टूडेंट। तो ये सेम टाइप के सब्सटेंसेस हैं जो एक दूसरे में लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ये नॉन पोलर वाले थे, इनके पास कोई चार्ज सेपरेशन नहीं थी। अब इंटरेस्टिंग बात ये स्टूडेंट की इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना चाहते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी? भाई आपने ये कहा कि ये लो सर, ये सॉल्यूट है, इसमें मैंने सॉल्वेंट डाल दिया, ठीक है, और फिर ये कि इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम हो जाता है, मतलब सोल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट के अंदर। तो कुछ ये यहाँ से यहाँ जाते हैं, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। सोल्यूशन में गए, और सोल्यूशन से जब वापस सोल्यूट में आते हैं उसको हमने क्या बोला? क्रिस्टलाइजेशन। यही बोला था मैंने। हाँ जी सर। तो आपने कहा कुछ टाइम के बाद डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गई, और अब ये सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। अब और तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, उसी को हमने सॉल्युबिलिटी कहा था। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? तुमने बहुत बार देखा कि भाई अगर मैंने हॉट वाटर लिया तो उसमें तो ज्यादा चीनी डिसॉल्व हो गई। बहुत बार करते हो ना जब शुगर को डिसॉल्व करते हो हाँ किसी जी, चीज में। हाँ जी सर। और ठंडे पानी में तो चीनी कम डिसॉल्व हुई है। तो टेम्परेचर, तो प्रेशर तो मेरा कांस्टेंट है जिसमें मैं बैठा हूँ अपने रूम में। अभी भी आप बैठे 1 एटमॉस्फेयर ग्राउंड पर। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो देखा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी कम भी हो सकती है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, उसे क्या बोला था? ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा था
स्टूडेंट्स? हाँ जी। तो उसके बेस पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अगर रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, मान लीजिए स्टूडेंट ये मैंने सॉल्यूट डाला, ये सॉल्वेंट डाला और यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है स्टूडेंट। इन्होंने हीट, इनको हीट चाहिए डिसॉल्व होने के लिए। सॉल्यूट जो होता है ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। ज्यादातर इसी केस में देखेंगे कि सॉल्यूट जो होते हैं स्टूडेंट्स उनको हीट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ते हैं, बॉन्ड बॉन्ड जो होते हैं उनके वो कुछ टूटते हैं तो वो डिसॉल्व होता है, तो सॉल्यूट को हीट की जरूरत होती है तो सॉल्यूशन बन जाता है। तो ऐसे रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ये एंडोथर्मिक कहते हैं इनको। इनको क्या बोलते हैं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टोटल डेल्टा एच क्या होता है सॉल्यूशन का, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम केमिस्ट्री में, एंडोथर्मिक। बोलो मैंने ठीक लिखा स्टूडेंट, गलत लिखा? सही लिखा। सही लिखा। बता देना, मेरे से गलती भी होती है कई बार, मैं गलती भी करता हूँ स्टूडेंट, कई बार मुझे बता देना, क्योंकि ये गलती भी हो सकती है स्टूडेंट्स, गलती भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या कर दिया मेरा बोर्ड, कहाँ गया? सर प्लस प्लस का साइन है, उसे प्रेस कर दो। कहीं देख रहा हूँ कि कहाँ, यहाँ पर वो बटन बन गया। आ गया। माइनस दब गया था, ठीक है। अच्छा हाँ चलो, जी सर। यहाँ पर क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर का हम बता रहे थे आपको, तो टेम्परेचर का हमने क्या बताया कि यहाँ पर अगर हीट डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब है कि इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। आप ऐसा कह रहे हो कि ये सल्यूट है, आपने चीनी डाली, ये सॉल्वेंट पानी है और ये हीट को एब्जॉर्ब करता, इसको हीट की जरूरत है स्टूडेंट इसमें डिसॉल्व होने के लिए, और ये सोल्यूशन बन रहा है। तो इसमें क्या होगा फिर कि इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज होगी। इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी। तो मैंने कौन सा प्रिंसिपल यूज किया है, ली चैटलर्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। ये ली चैटलर हमेशा ही आता रहेगा, हर जगह ही आएगा। और अगर एक्सोथर्मिक होती, ये एंडोथर्मिक का केस था पहला, अगर सॉल्युबिलिटी। एक्सोथर्मिक होती स्टूडेंट तो हीट निकलती है, जब ये रिएक्शन होती है तो उसमें ऑलरेडी हीट इधर होती है, तो फिर क्या होगा कि डेल्टा सोल्यूशन, डेल्टा सोल्यूशन स्टूडेंट एच जो है वो लेस देन जीरो है, वो नेगेटिव है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ये क्वेश्चन आया था पेपर में इसलिए मैंने लिया है, डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये सही लिखा मैंने? हाँ जी सर। अच्छा वेरी गुड, बी विद मी, यू बी विद मी, मेरे मेरे साथ रहो और मेरे साथ इंटरेक्ट करो, हेल्प करते रहो मेरी, क्योंकि मैं तुम मैं अकेला नहीं पढ़ाता, तुम भी मेरे साथ पार्टिसिपेंट होते हो। सर जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे आर इक्वली टीचर्स फॉर अस, यू विल बी पार्टिसिपेटिंग इन एवरीथिंग। मतलब समझ तो तभी आएगा ना, हम क्या कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, रट्टेबाजी थोड़ी कर रहे हैं कोई। हमें तो समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना है, डी कोड करना है, एवरी वर्ड जो भी बुक में लिखा उसे डी कोड करना है, किसका मतलब समझ में आ जाए। उसके बाद क्वेश्चन करने, उसके बाद हम क्वेश्चन करने के तरीके निकालते हैं, जो बेस्ट तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इजी, वो आपको बताते हैं। ये लो जी, ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर दे। भाई न्यूमेरिकल आना है तो न्यूमेरिकल का मेथड बता दिया, ये लो। अब कोई भी न्यूमेरिकल आने तो हम कर लेंगे उसको, और उससे आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आप आराम से पेपर में उसको कर सकते हो। और अगर आपने उसको खुद नहीं किया फिर आप नहीं कर पाओगे। बोलो मैंने सही बताया गलत बताया?
सही बताया। मैं क्वेश्चन कर लूंगा लेकिन आपने अपने हाथ से नहीं किया उसको, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे साथ रहो, फॉलो कर रहा हूँ मुझे, और तुम खुद अपने हाथ से करके देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हमने तो सर हाँ। सर एक्सोथर्मिक में तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर नहीं होगा? एक्सोथर्मिक का मतलब था कि जब मैंने उसको डिसॉल्व किया था उसमें हीट ऑलरेडी निकल रही थी स्टूडेंट्स। अब मैं उसको अगर और हीट दे दूंगा तो क्या होगा, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो वापस चले जाएगा रिवर्स, मतलब लीचार्ड प्रिंसिपल तो यही कहता है कि जहां पर भी ज्यादा हुआ वो दूसरी तरफ चले जाएगा। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हो, वो जो चूना जिसे व्हाइट वॉशिंग करते हो बहुत हीट निकलती है, बहुत गर्म हो जाता है वो, तो वो रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक है। और अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो उल्टा जाएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हीट बहुत निकलती है। तो जो 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 रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है ना स्टूडेंट्स, जो जो सोल्यूट पार्टिकल्स हीट एब्जॉर्ब करते हैं डिसॉल्व होने के लिए, उनको तो हीट करते ही फिर वो आगे जाएंगे, ज्यादा उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये इसीलिए हमने एक स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पर, देखो ये क्या कह रहे हैं, इन ए नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन लिखा है, क्योंकि सैचुरेटेड मतलब एक गिवन टेम्परेचर प्रेशर पे इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा था। The condition present endothermic, the solubility should increase with rise in temperature, ठीक है। and if it is exothermic, solubility should decrease। स्टूडेंट ये ट्रेंड हमने एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व कर लिया, मतलब एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई कर लिया गया है, तभी लिखा है। समझ में आई कि कोई भी चीज मैं बोलता हूँ तो साइंस में उसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना पड़ता है, तभी मैं इसको किताब में लिख सकता हूँ। तो समझ में आ गई आपको मैंने क्या लिखा है? अब हाँ आपका जी सर। डाउट क्लियर हो गया? हाँ जी सर। तो इसी को ली चाइल्ड प्रिंसिपल कहते हैं, जो हमने इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़ा था। अब ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर कह रहा है, प्रेशर भाई आपने चीनी को पानी में डाल दिया, प्रेशर मैंने बढ़ा दिया, तो उससे क्या उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, कम होगी, या सेम रहेगी? अब ये क्वेश्चन है। ये सॉलिड था मेरा सोल्यूट, अब आपने इसको सॉल्वेंट था लिक्विड, ठीक है, ये लिक्विड था, अब ये डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन बन रहा है। अब आपने प्रेशर बढ़ा दिया, बताओ कि क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, कम होगी, या सेम रहेगी? क्या प्रेशर इंक्रीज? प्रेशर इन टेम्परेचर का इफेक्ट तो आपने देख लिया, हाँ अब मैं जी। प्रेशर का इफेक्ट स्टडी कर रहा हूं, मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया स्टूडेंट्स, तो इनकी सॉल्युबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज होगी, डिक्रीज इंक्रीज होगी? करी। इंक्रीज इंक्रीज, करेगी। डिक्रीज और सेम, मैंने ये चॉइसेस दी, डिक्रीज और तीसरा सेम। सेम। है सेम ना? समझ में आया? क्योंकि अरे सॉलिड्स, प्रेशर से क्या होता है, चीजें कंप्रेस होती हैं, आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, दबा रहे हो ना उसको, लेकिन सॉलिड के तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड और लिक्विड कहाँ पे कंप्रेस होते हैं? तो गैसेस कंप्रेस होती हैं, गैसेस कंप्रेस होती हैं। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो आपने कहा कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। सो प्रैक्टिकली हम ये कह रहे हैं कि प्रेशर प्रेशर जो होता है स्टूडेंट, इट हैव डज नॉट हैव significant effect on solubility of solids in liquids। मैं किसकी बात कर रहा हूं? सॉलिड्स इन लिक्विड्स की। जब मैं गैस को लिक्विड में डालूंगा तो फिर प्रेशर का इफेक्ट होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ कि अगर मैंने गैस यूज करूंगा, गैस में सॉलिड डालूंगा, तो फिर तो सॉल्युबिलिटी प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगी, करेगी या नहीं करेगी? जल्दी बताओ। हाँ जी। क्योंकि गैस कंप्रेसिबल होती है ना। अरे गैस थी, गैस तो कंप्रेसिबल होती है ना, लेकिन सॉलिड और लिक्विड तो कंप्रेसिबल नहीं होते। क्लियर? हाँ जी। तो हाँ ये जी। हाँ याद जी हो गया हमें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है स्टूडेंट, फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये तुम्हें समझ में सर 1 मिनट ऊपर कर दो। अच्छा नोट कर लो। Pressure does not have significant when solids are dissolved in liquids। We have given the reason, solids and liquids are highly incompressible। Student क्या कह रहे हो? Solids, liquids जो होते हैं they are highly incompressible, वो compress नहीं होते स्टूडेंट। लेकिन गैसेस जो होती हैं, गैसेस स्टूडेंट दे आर हाईली कंप्रेसिबल। तो मैंने गैस की तो यहाँ बात ही नहीं की, अभी तो मैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बता रहा हूँ आपको।
हो गया सर। अच्छा ठीक है। अब देखो, अब जो क्वेश्चन पेपर में आने वाला स्टूडेंट वो ये है। हेनरी लॉ का नाम आपने पढ़ा है, हेनरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, इसकी एप्लीकेशंस भी आती हैं। अब हम कह रहे हैं कि गैसेस जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं स्टूडेंट, अब हमारा जो सोल्यूट है स्टूडेंट वो गैस है, सोल्यूट गैस है, सॉल्वेंट मेरा लिक्विड है, ठीक है जी, बोलो सही है। हाँ तो जी सर। सोल्यूशन बनेगा। तो आपको पता है कि गैस जो होती है वो पानी वाटर में डिसॉल्व होती है, आपको पता है वाटर में कौन सी गैस डिसॉल्व है, वाटर के अंदर कौन सी डिसॉल्व गैस है, जल्दी से बताओ। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो उसी के कारण तो एक्वेटिक लाइफ जो होती है उसको मिलती है, लेकिन बहुत कम है, सॉल्युबिलिटी का अमाउंट बहुत कम है। आपने पार्ट्स पर मिलियन में हमने निकाला था सोल्यूशन में, कितना था, 5.8 था, कितना आया था ऑक्सीजन का सी वाटर में, बहुत कम है। लेकिन उतनी कम ही उनको चाहिए होती है, हमें तो बहुत ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन्हें कम चाहिए होती है। तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, प्रेशर पे भी, देखेंगे इसके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि एक लिक्विड में हमने गैस डाली, ज्यादा लिक्विड कौन सा हमारे पास, बताओ कौन सा लिक्विड हम सारा दिन पी रहे हैं, खा रहे हैं, कौन सा पी रहे हो तुम, वाटर। H2O। सी में भी पानी है, नहाने के लिए भी, हर चीज के लिए वाटर वाटर वाटर। और जो लिविंग स्पीसीज है वो भी सब वाटर ले रहे हैं, वाटर में स्विम कर रहे हैं, वाटर में रहते हैं। तो गैस जो, आपने कोई भी सोडा बोतल खोलते हो तो उसमें फिज साउंड आता है, बोलो, कोई भी बोतल खोलते हो, सोडा बोतल्स, एरिएटेड वाटर, एरिएटेड ड्रिंक्स कहते हैं उन्हें, एकदम गैस निकलती है, हाई प्रेशर से गैस बाहर आती है नहीं आती, उसको अपने सामने खोल दिया, आपके मुंह पर स्प्लैश करता। अगर आपने शेक कर दी बॉटल और खोला, क्या होगा, आपके कपड़ों पे गिरेगा बहुत तेज लिक्विड। तो इनमें गैस है ना एक, क्यों है, ये सारा हम देखने वाले हैं हम कि गैस, गैस जो होती है स्टूडेंट, तो गैस जो होती है हम कह रहे हैं उसको हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो इसको इन्होंने स्टडी किया कि क्या टेम्परेचर का इफेक्ट होता है और क्या प्रेशर का इफेक्ट होता है ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। ठीक है जी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड स्टूडेंट। आपको एक चीज तो समझ में आएगी कि देखो, मैं एक ये डायग्राम दिखा रहा हूं, ये देखो कि यहाँ पर ये लिक्विड है मेरा, ये मेरा लिक्विड है, ठीक है, कौन सा, यहाँ पे ये लिक्विड है। अब यहाँ पर देखो कि ये गैस है ऊपर, और इसके ऊपर मैंने प्रेशर अप्लाई किया, ये गैस के पार्टिकल दिख रहे हैं तुम्हें काले काले। अब ये W1 वेट मतलब रखा है यहाँ पर, W1 वेट, वेट क्यों, मतलब प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, बोलो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर हाँ यूनिट जी। एरिया। तो फोर्स क्या होता है, M × G। अब एरिया दोनों का सेम है, दोनों सेम है यहाँ पर, तो मैं मास बढ़ाता जाऊंगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ये गैस के पार्टिकल्स ऊपर हैं, जब मैंने इसको दबा दिया, देखो यहाँ दब गया, ठीक है, ये देख रहे हो, ये गैस के पार्टिकल्स। तो इसमें आप, अब क्या दिख रहा है, जब हमने इनको दबा दिया पिस्टन को स्टूडेंट, हाँ तो जी। गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो दबे हैं, तो बताओ कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा स्टूडेंट्स, तो ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। क्या होता है, गैस के ज्यादा मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो जाते हैं स्टूडेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ, जो मैं ये कह रहा हूं, जो कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस है स्टूडेंट, concentration of dissolved gas increases with increase in pressure, increases student with increase in pressure of the gas, pressure of the gas, ठीक है। प्रेशर गैस का बढ़ेगा तो क्या होगा, द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स जो पर यूनिट वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस होती है स्टूडेंट, मतलब ये देखो, ये एक लिक्विड है, ये एक लिक्विड है स्टूडेंट, और यहाँ पर मैंने कोई गैस ली है, ये कोई गैस है स्टूडेंट, गैस के पार्टिकल है, इनका कलर चेंज कर देता हूँ अगर कोई डाउट है, लो, ये गैस के पार्टिकल है ऊपर स्टूडेंट, और इसको मैंने बंद कर दिया। अब जब मैं सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं, तो फिर सॉल्युबिलिटी तो आपको मैंने बताया इक्विलिब्रियम होना है,
कोई भी सॉलिबिलिटी कैसे डिफाइन की थी मैंने, सॉलिड की मैंने की थी, तो यहाँ पे गैस है कोई बात नहीं, ये सॉल्वेंट है। देखो तुमने कहा सर ये सॉल्वेंट है और ये गैस है, ये सोल्यूट है, ये यहाँ पर, और फिर इक्विलिब्रियम हो गया, ये सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन में क्या क्या है, ये गैस भी डिजोल्व है कुछ पार्टिकल्स, लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब है कि गैस की भी कोई सॉल्युबिलिटी तो होगी ना, कितना मैक्सिमम सैचुरेटेड मतलब कितना डिजोल्व होगा, तो इसके अंदर भी गैस के पार्टिकल होंगे कुछ और ऊपर भी होंगे, उनमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाता है। क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब उसके बाद और गैस डिजोल्व नहीं होती, फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन जब मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो क्या हुआ, देखो प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या हुआ स्टूडेंट की जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ गई, बढ़ गई, बोलो बढ़ी, तो मतलब हाँ द जी। कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस, कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस जो होती है स्टूडेंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन जो होती है डिसॉल्व्ड गैस की स्टूडेंट, इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस स्टूडेंट, प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन। बोलो सही है या गलत है, दिख रहा है। जब मैंने एक वेट डाला, ये अब मैंने वेट बढ़ा दी, ये तो प्रेशर बढ़ गया, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर दिया हमने, क्योंकि वेट वेट ऊपर ज्यादा रख दिए मैंने, तो प्रेशर इंक्रीज बढ़ गया। तो अब क्या हुआ फिर स्टूडेंट की जो कंसंट्रेशन डिसॉल्व्ड गैस की है वो इंक्रीज हो गई। और तो इसको स्टडी किया था हेनरी ने, किसने स्टडी किया था, हेनरी। सर ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे है? कोई भी चीज जब, अरे कोई भी पार्टिकल्स होते हैं, ऊपर गैस होती है और नीचे गैस डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स हैं, हाँ जी। तो कुछ पार्टिकल गैस से डिसॉल्व होते रहते हैं और कुछ जो डिसॉल्व हुए थे उसमें से गैस में वापस जाते रहते हैं। अच्छा इक्वल अच्छा, नंबर जब ओके जाते हैं तभी तो वो सॉल्युबिलिटी कहलाती है। हाँ जी ओके सर। हर चीज में मैंने बताया, जब सॉलिड को मैंने डिसॉल्व किया था तो यही बताया था तुमने, समझ में आई। हाँ जी सर। तो ये ऑलवेज जब सॉल्युबिलिटी मैंने कैसे डिफाइन की है, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। गैस की भी तो कोई सॉल्युबिलिटी है ना, लेकिन ये तो नहीं है कि गैस के पार्टिकल्स जो ऊपर हैं, गैस भाई आपके सी के ऊपर इतनी एयर है, एयर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं, कुछ वापस आ जाते हैं उसी में, तो अब जब इक्विलिब्रियम हो जाती है तो हम कहते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी इतने भाई 5.88 पार्ट्स पर मिलियन, तो वो हमने एक फिक्स्ड नंबर बता दिया आपको। लेकिन कोई ये थोड़ी है कि डिसोल्यूशन नहीं हो रही पार्टिकल्स की, वो डिसॉल्व भी हो रहे हैं और गैस के पार्टिकल वापस भी आ रहे हैं, दोनों प्रोसेस चलती रहती है। तो यहाँ पर भी आपने ये कहा कि एक एक टेम्परेचर हमने यहाँ पे अभी टेम्परेचर को चेंज नहीं किया स्टूडेंट, यहाँ पे अभी हमने टेम्परेचर का इफेक्ट आपको नहीं बताया, वो हम अलग से बताएंगे टेम्परेचर का इफेक्ट। तो वैसे हमने एक चीज तो आपको प्रेशर की बात कर रहे हैं कि जो गैस का जो सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रेशर ऑफ द गैस पे डिपेंड करती है। अगर प्रेशर बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी, यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ जी। तो हमने आपको ये डायग्राम से क्या शो किया, मैं एक ही बात शो कर रहा हूं कि हेनरी जो था ना, हेनरी उसने स्टडी की थी, हेनरी जो साइंटिस्ट था स्टूडेंट, उसने स्टडी किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस का इन 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 ए लिक्विड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या स्टडी किया था उसने, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट है स्टूडेंट। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, किसने स्टडी किया, हेनरी ने। अब हेनरी states that at constant temperature the amount of a given gas that dissolves in a given type of volume of liquid is directly proportional to partial pressure of that gas in equilibrium with that liquid। तो गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है स्टूडेंट, ठीक है, वो लिक्विड के ऊपर है, गैस की इसके ऊपर है, लिक्विड के ऊपर है। जितना मैंने उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया स्टूडेंट गैस का, मैं जितना कंप्रेस कर रहा था गैस को, उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा था, तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती गई। और ये इक्विलिब्रियम है, हर चीज ही इक्विलिब्रियम है। सॉल्युबिलिटी जब मैंने डिफाइन की, मैंने इक्विलिब्रियम बताया। तो फिर उसने ये भी कहा इन ए गिवन टाइप एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड,
अभी इसका भी मीनिंग मैं बता देता हूँ, पर ये बात तुम्हें समझ में आ गई। मैथमेटिकली फार्मूला भी हेनरी ने बनाया था। वो कह रहा है कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब जितनी ज्यादा प्रेशर होगी उतनी ही गैस की कंसंट्रेशन लिक्विड में, सॉल्वेंट में ज्यादा होगी। होगी क्या नहीं होगी? बोलो यस और नो। तो जो प्रेशर होगा स्टूडेंट, अगर मैंने गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया स्टूडेंट, तो गैस की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, ठीक है ना। सी कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी किसकी? गैस की सॉल्यूशन में। यही दिखा रहा था मैं अभी जब मैंने वेट रखे थे ऊपर। बोलो देख लिया था तुमने? हाँ जी सर। तो P denotes द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर अबव द लिक्विड। अब लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर है उसकी बात कर रहा है। C denotes द कंसंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड गैस, कि डिसॉल्व्ड गैस का अमाउंट बढ़ जाएगा, डिसॉल्व्ड अमाउंट का गैस बढ़ जाएगा स्टूडेंट। अब देखो कि कोई भी जो लिक्विड है स्टूडेंट, जब उसमें गैस है, उसकी कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन से। किससे एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट? मोल फ्रैक्शन से। आपको हमने जब मोल फ्रैक्शन क्यों पढ़ाया था, उसे ही पता लगा कि कितनी मोल फ्रैक्शन है, कितने मोल फ्रैक्शन है गैस के। तो दो ही तो कंपोनेंट है यहाँ पर। कौन से? एक तो सॉल्वेंट है, एक गैस है। तो सॉल्वेंट गैस के कितने मोल फ्रैक्शन है स्टूडेंट? तो उसका मोल फ्रैक्शन, अगर मैं कहूं कि x मोल फ्रैक्शन है स्टूडेंट, अगर x मोल फ्रैक्शन है स्टूडेंट गैस का, तो ये ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। मतलब कंसंट्रेशन या मोल फ्रैक्शन का मतलब, कंसंट्रेशन को मैं किस में एक्सप्रेस कर रहा हूँ? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस में। तो अगर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस स्टूडेंट बढ़ जाएगी, तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो गई गैस की। तो किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रेशर के ऊपर। प्रेशर बढ़ेगा तो, प्रेशर बढ़ेगा स्टूडेंट, तो मोल फ्रैक्शन जो गैस की है सॉल्यूशन में वो बढ़ेगी। यस और नो? जल्दी बताओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, ठीक है, बोलो सही है। तो मैं हाँ इसको जी। ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। बोलो लिख सकता हूँ यस और नो? जल्दी बताओ, टेल मी। बोलो मैंने सही लिखा? हाँ जी सर। प्रेशर जो होता है, जितना प्रेशर बढ़ गया पार्शियल प्रेशर गैस का, उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही सॉल्यूशन में बढ़ गई। कंसंट्रेशन को मैं एक्सप्रेस करता हूँ मोल फ्रैक्शन में, तो उसकी मोल फ्रैक्शन बढ़ गई। तो ये कह सकता हूं मैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस होता है स्टूडेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन स्टूडेंट ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। तो इसी को ही हेनरीज लॉ कहा जा सकता है। ये मैथमेटिकल फॉर्म है हेनरी लॉ की स्टूडेंट। तो उसका एक और तरीका भी है हेनरी लॉ का, जो ज्यादा यूज होता है हमारे एग्जाम्स के लिए, बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। कि वो पूछेगा स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ। आपको ये पूछा स्टेट, क्वेश्चन क्या आ चुका है बहुत बार, स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टूडेंट हेनरीज लॉ, ठीक है। तो आपने क्या बताया हेनरीज लॉ का? इसका आसान तरीका ये है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। समझ में आ गई स्टेटमेंट स्टूडेंट्स? हाँ जी सर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, मैथमेटिकल फार्मूला याद कर लो, डेफिनेशन तो खुद बना लेंगे फिर। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। एक्स क्या है? काई, काई या एक्स क्या होती है? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस स्टूडेंट। मोल फ्रैक्शन क्या होती है? तुमने देखा तो था, मोल फ्रैक्शन क्या होती है? मोल ऑफ द गैस हाँ जी। डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसे निकालते हो। हाँ सॉल्यूशन में क्या जी। है? दो चीजें थी ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों थे। तो उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ न्यूमेरिकल के लिए, न्यूमेरिकल मोल ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोल ऑफ गैस प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे ही निकाली थी ना तुमने मोल फ्रैक्शन, ये गैस की। तो गैस की मोल फ्रैक्शन मैं इस फार्मूले से निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये सही है।
इसको सही लिख दूं, कोई आपको कोई डाउट ना हो जाए स्टूडेंट। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो गैस की मोल फ्रैक्शन है, इसको काई सिंबल है या एक्स ए की बात होती है, वो ये सही लिखा है मैंने, बताओ जब मैंने तुम्हें हाँ डेफिनेशन जी, बताई थी मोल फ्रैक्शन। तो हाँ जी P सर। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई स्टूडेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर तो मैं अब चेंज नहीं कर रहा ना, और इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब उन्होंने हटाया तो स्टूडेंट वो बन गया P इज इक्वल टू के एच इंटू काई। ये मैथमेटिकल फॉर्म है स्टूडेंट किसकी, हेनरीज लॉ की। हेनरी लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। के एच को कहते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। के एच इज नोन एज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। Therefore, student, partial pressure of the gas in the vapor phase is proportional to mole fraction of the gas and can be expressed by this formula. Student, ये mathematical form है किसकी, हेनरीज लॉ की। आपने नोट कर लिया फार्मूला? हाँ जी सर। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, बहुत बार पूछा जाएगा, हेनरीज लॉ। तो ये हमने आपको शो किया था कि जब प्रेशर बढ़ा दिया मैंने तो क्या हुआ। तो आपने ये कहा कि स्टूडेंट जो प्रेशर है वो के एच इंटू काई है। ये किसका फार्मूला है, हेनरीज लॉ का। ये तो याद कर ही लिया हमने, कर हाँ लिया जी, तुमने। हाँ जी, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। के एच को मैंने क्या बताया, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अभी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये के एच की वैल्यू है और इसके ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, इस पे क्वेश्चन आने वाला है। अब जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस होती है स्टूडेंट इन लिक्विड कह रहा हूं मैं, तो ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है मेरा और ये मेरा सोल्यूट है, तो ये नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है स्टूडेंट। नेचर ऑफ द सोल्यूट और सॉल्वेंट मैंने हमेशा लिखा है, मतलब नेचर ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंड करेगी। भाई डिफरेंट गैस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। ऑक्सीजन की तो सॉल्युबिलिटी बहुत कम है वाटर में, बहुत कम है, देखा ना कितने पार्ट्स पर मिलियन बताई हाँ थी। जी सर। लेकिन HCl को करूं तो HCl की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो लेकिन ऑक्सीजन की इतनी है कि एक्वाटिक लाइफ तो रहती है पानी के अंदर, नहीं तो अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो तो मर जाएंगे। आपको पता है जब पोल्यूशन हो जाती है सी में, आपने देखा था एक जगह पर वो फिश वो मरे हैं बहुत सारी फिश, क्योंकि वहां लोगों ने बहुत पोल्यूशन कर दी थी तो ऑक्सीजन खत्म हो गई ऑलमोस्ट, तो वो फिश मर गई। तो पोल्यूशन, सी पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन आप देख रहे हैं जो हो रहा है। तो ऑक्सीजन डिजॉल्व टू स्मॉल एक्सटेंट, लेकिन HCl गैस जो होती है हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। देखो HCl गैस जो स्टूडेंट है वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, उसकी सॉल्युबिलिटी हाई है, इसकी सॉल्युबिलिटी हाई है। और हम ये कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर होती है। सॉल्युबिलिटी इज अफेक्टेड बाय द प्रेशर स्टूडेंट। तो कैसे ये रिलेशनशिप है, क्या ये वाला रिलेशनशिप है, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर गैस बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन गैस की बढ़ गई सॉल्यूशन में, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। तो विद इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेस, यस और नो, टेल मी। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, किसमें, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में, यस और नो, जल्दी बताओ। यू आर विद मी? अभी तक बात समझ में आ गई? हाँ, हाँ जी सर। अब ये देखो यहाँ पे एक ग्राफ हमने बनाया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl गैस। तो बताओ जो प्रेशर होता है उसके यूनिट्स क्या यूज करते हो तुम, कौन से यूनिट यूज करते हो प्रेशर के? एक बार होता है, टॉर भी होता है और एटमॉस्फेयर भी होता है, ये सब यूनिट यूज किया आपने प्रेशर के। हाँ जी, मिलीमीटर ऑफ मर्करी भी यूज किया, तो आपने कहा 1 ATM किसके बराबर होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये सारे यूनिट तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे कौन सा यूनिट कर रहा हूं मैं, टॉर। तो ये देखो जब मोल फ्रैक्शन, जब प्रेशर बढ़ रहा है, ये प्रेशर बढ़ रहा है, बोलो बढ़ रहा है, किसका, HCl का। तो इसकी मोल फ्रैक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, जल्दी बताओ।
बढ़ रही है, ये 0.01 है मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन किसकी है? HCl इन साइक्लोहेक्सेन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देख रहे हो हमने ग्राफ बनाया स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसका प्रेशर मैंने बढ़ा दिया, इसकी मोल फ्रैक्शन बढ़ गई, तो इसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ गई है। सॉल्युबिलिटी बढ़ी है या कम हुई है? जल्दी बताओ। बढ़िया। बढ़ी है, वेरी गुड। तो सॉल्युबिलिटी जो है ये किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर के ऊपर। किसकी? गैस की। गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर पे डिपेंड करती है। आपने देखा जितनी भी बोतलें आपने खोली एरिएटेड ड्रिंक स्टूडेंट्स, उनके अंदर प्रेशर, हाई प्रेशर पर स्टोर की जाती हैं। प्रेशर बहुत हाई होता है तब वो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है स्टूडेंट, किसके अंदर? वो जो लिक्विड है। और जब आप खोलते हो तो एकदम हाई प्रेशर से वो बाहर निकलती है, क्योंकि ये आउटसाइड प्रेशर कम है और बोतल के अंदर ज्यादा था। तो हाई प्रेशर के अंदर सारी बोतलों को सील किया जाता है। क्यों किया जाता है बताओ फिर। अब ये क्वेश्चन ही पूछा था उसने पेपर में कि हाई प्रेशर पे सील की जाती हैं जितनी भी एरिएटेड ड्रिंक्स हैं। उससे क्या होता है जब प्रेशर बढ़ जाता है? जल्दी से बताओ। प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ये सामने तो लिखा हुआ है आपके, क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस बढ़ जाएगी। हाँ किसमें? जी। लिक्विड्स में। जो भी एरिएटेड ड्रिंक्स आप बना रहे हो, पेप्सी वेप्सी जो भी है, उनके अंदर उसकी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। तो सॉल्युबिलिटी क्यों हम गैस डालते हैं? क्योंकि उनमें शुगर होती है। अगर उनमें गैस नहीं डालेंगे तो शुगर ऑक्सीडाइज हो जाएगी, तो वो खराब हो जाएगी, बोतल तो खराब हो जाएगी कुछ दिन के बाद। तो यहाँ तो हाँ बोतल जी। 6-6 महीने पड़ी रहती है स्टोर करके, तो इसीलिए उनमें गैस डाली जाती है। कौन सी गैस डाली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो वो देखते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाई प्रेशर पर उन्हें सील किया जाता है। और कई बार तो आपको ड्रिंक्स के अंदर ना वो जो आपकी टंग होती है वो टेस्ट के बड्स होते हैं, तो वो आप देखोगे डिफरेंट ब्रांड में आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ CO2 मिलता है, तो वो आपको यूज हो जाते हैं भाई इसमें तो ज्यादा अच्छा टेस्ट है। टिंकलिंग सी होती है ना वो टंग के ऊपर, टिंकलिंग सी होती है जब आप पीते हो, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ H2CO3 एसिडिक मतलब जो होती है वो होता है, तो आपको मजा आता है पीने में। वो सारा आपको ट्रैप करते हैं। होता क्या? शुगर शुगर है, वो कुछ नहीं है। जूस पी लेना, एरिटेड ड्रिंक सब बेकार है, आपको पता लग गया कुछ भी नहीं उसमें, एम्प्टी है। शुगर है, वो सब कैंसर कॉज करते हैं। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गई सॉल्युबिलिटी गैस की प्रेशर बढ़ाने से बढ़ती है। ये किसने दिया था? ला हेनरीज ला कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये पूछा जाएगा पेपर में और इसकी एप्लीकेशन भी पूछी जाएंगी। अब मैंने इतनी बड़ी इक्वेशन लिख दी, P इज इक्वल टू KH इंटू काई स्टूडेंट। अब ये एक क्वेश्चन तो यही आ गया, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ KH स्टूडेंट? व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ KH? तो आप बता सकते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आया था, क्या यूनिट होंगे? यूनिट बताओ क्या होंगे KH के? अब क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट हो गया तुम्हारा और मेरा। समझो कि तुम पेपर दे रही हो, पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन ये आया, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ KH? जल्दी बताओ, 30 सेकंड का वक्त है। कैसे यूनिट निकालने सीखे तुमने? कोई भी चीज के यूनिट कैसे निकालते हो? कोई भी चीज के, किसी भी चीज का यूनिट कैसे निकालते हो? इतना आसान तेरे को मैंने सिखाया, पता। अरे इसके यूनिट रखो और इसके यूनिट रखो, KH के यूनिट निकालने हैं तो क्या है? ये P बाई काई। पी बाय तो इसका यूनिट क्या होते हैं? अभी तो इतने सारे यूनिट बता दिए मैंने, चलो तुमने बार लिख दिया। बाट और ATM एक को एक, चलो एक ले लो, बार बार ले लिया मैंने। अब इतने सारे यूनिट थोड़ी लिखूंगा पेपर में, बार ठीक है, या एटमॉस्फेयर लिखा। तो काई के यूनिट क्या होते हैं? मोल। अरे मोल फ्रैक्शन है, ये मोल थोड़ी है। मोल फ्रैक्शन के यूनिट नहीं होते, ये नंबर है सिर्फ। मोल 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 के यूनिट होते हैं। मोल फ्रैक्शन तो तुमने अभी डिवाइड करके देखा, दो मोल बाई मोल। अरे हाँ मोल बाई जी। मोल के क्या यूनिट होंगे? ये सिर्फ कुछ नंबर है, सिर्फ बार हो गया इसका यूनिट। तो इसका यूनिट क्या बने? बार ही है बस, और कुछ नहीं है। सेम एज पी होगा इसका। हाँ सेम एज P होगा। तो अब तुम्हें समझ में आई ये मैं क्या समझाना चाहता हूँ तुम्हारे दिमाग को? जो तुम्हारे दिमाग में जो पैराशूट है इसको खोलना है। ये पैराशूट अगर खुलेगा ना तभी तो तुम सोचोगे। मेरी मेन प्रॉब्लम है, तुम्हें सोचने में मजबूर कर दूंगा। कोई भी यूनिट निकालना है, अरे फार्मूले से यूनिट निकालो, याद थोड़ी करूंगा मैं। ये तो एक नंबर है, रेशो है बिटवीन मोल ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो उसका तो कोई यूनिट है ही नहीं। तो यूनिट तो सिर्फ जो भी प्रेशर के होंगे वही होंगे। फिर इतना आसान क्वेश्चन था, एक नंबर मिल रहा था स्टूडेंट्स को।
4 चॉइसेस में भी उसने दे दिया, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में 4 चॉइसेस, तो इसका यूनिट बार होंगे स्टूडेंट। यहाँ पर देखो कि अब ये वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट फॉर सिलेक्टेड गैसेज इन वाटर हमने एक टेबल दी है बुक के अंदर, जिसमें उसने केएच की वैल्यूज लिखी हैं। ये देख रहे हो ना, केएच किलो बार में लिखा हुआ है, किलो बार क्या मतलब हुआ, किलो का मतलब 10 पावर 3 हो गया ना, 10 पावर 3 बार में, ठीक है। ये वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने निकाली। तो केएच किसके उसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो एक तो ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। अब ये क्वेश्चन आ गया, केएच फैक्टर्स ऑन विच केएच डिपेंड्स। हमेशा ही हम फैक्टर स्टडी करते हैं, केएच किस फैक्टर पे करता है, नेचर ऑफ द गैस। देखो कुछ गैसेस का केएच ज्यादा है एट ए गिवन टेम्परेचर, कुछ का कम है, और नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट चेंज कर दूंगा तो आपको पता ही है कि सॉल्युबिलिटी, अरे सॉल्वेंट मैंने चेंज कर दिया तो प्रेशर क्या हुआ, डिफरेंट गैस की सॉल्युबिलिटी चेंज हो गई। हाँ जी। और तीसरा टेम्परेचर और प्रेशर। तो अगर प्रेशर का तो मैं इफेक्ट बता ही रहा हूं आपको कि क्या हो रहा है, तो अगर हम ये सारी वैल्यूज, प्रेशर का इफेक्ट तो हम स्टडी कर रहे हैं, अगर मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो केएच की वैल्यू भी चेंज हो गई, केएच की वैल्यू भी चेंज हो गई। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहला ये है कि देखो, अगर मेरा केएच इंक्रीज हो गया स्टूडेंट, जिस गैस का केएच बड़ा है स्टूडेंट, केएच बड़ा है, अगर केएच की वैल्यू बढ़ गई स्टूडेंट, हायर द वैल्यू ऑफ द केएच एट ए गिवन प्रेशर, हायर द वैल्यू ऑफ केएच स्टूडेंट, हायर द वैल्यू ऑफ केएच एट ए गिवन प्रेशर, एट ए गिवन प्रेशर, तो बताओ कि सॉल्युबिलिटी गैस की कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। अरे सोच लो, मैंने तुम्हें कहा था जल्दबाजी में आंसर मत करना। अरे ये P इज इक्वल टू के एच इंटू काई है। अब प्रेशर को मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ा दी, इसकी वैल्यू बढ़ा दी। जैसे एक और इक्वेशन लेता हूं, P, प्रेशर अभी सेम है, ये 1 है, ये KH2 है, ठीक है। अब हाँ मान लो जी। ये दोनों सेम है, अब मान लो KH2 बड़ा है KH1 से, ये वैल्यू बढ़ गई। अगर ये वैल्यू बढ़ गई तो प्रेशर तो सेम ही है, तो काई की वैल्यू कम हुई या ज्यादा हुई? ये तो सेम है, इसको सोचो, ये इक्वेशन, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है भाई, तो क्या बना फिर? अगर ये प्रेशर सेम है तो ये जो के एच है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काई है, के एच बड़ा हो गया तो ये क्या हुआ, बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गई काई की कम हो वैल्यू। गई, तो इसकी मोल फ्रैक्शन कम हो गई। मतलब के एच अगर इंक्रीज हो गया स्टूडेंट तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज। गैस की लेस हो गई। ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, देख जरा दिमाग लगाना, के एच इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेस। तो भाई जिस गैस का के एच बड़ा है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, ज्यादा है या कम है? कम है। कम है। अब आपको यहाँ पर एक टेबल दिया मैंने, ये देखो हीलियम, टेम्परेचर लिखा हुआ है कितना, 293। हीलियम का केएच कितना है, देखो यहाँ पर हीलियम का केएच कितना है, ये हीलियम एक गैस है, इसका केएच की वैल्यू कितनी दे रखी है मैंने तुम्हें, क्या लिखा है, जरा जल्दी पढ़ना। 144.97 यूनिट बताओ, किलो। किलो बार। अच्छा, अभी तो यूनिट नहीं बोलेगी पेपर में, ये आ चुका पेपर में। और दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है केएच? 69.16। तो बताओ कि कौन सी गैस इन दोनों में ज्यादा सॉल्युबल है? टेम्परेचर सेम है दोनों का 293, तो हाइड्रोजन जो तो ज्यादा सॉल्युबल है, हाँ जी, हाइड्रोजन ज्यादा है। ये गैस मोर सॉल्युबल है वाटर में, ये वाटर की सॉल्युबिलिटी बता रहा है, सिलेक्टेड गैस वाटर में लिखा हुआ है ना, सॉल्वेंट कौन सा है मेरा, वाटर। टेम्परेचर देख रहे हो दोनों का सेम है यहाँ 293 केल्विन, 293 केल्विन। और देखो कि ऑक्सीजन को लेता हूँ, ऑक्सीजन की कितनी है केएच की वैल्यू, 293, टेम्परेचर 293 केल्विन है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। हाँ जी ऑक्सीजन की कितनी लिखी है, 34 पॉइंट, सर। ऑक्सीजन अच्छा 34.86। तो इसकी तो उससे भी ज्यादा है सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन। हाँ जी। देखो एग्जाम में उसने गैस की केएच की वैल्यू दे दी और पूछा बताओ सॉल्युबिलिटी किसकी है, जिसकी केएच की वैल्यू कम होगी वो ज्यादा सॉल्युबल होगा।
जिसकी KH की वैल्यू कम होगी वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हो 298 केल्विन पर कितनी है 1.67, KH की वैल्यू कितनी है 1.67 स्टूडेंट्स। तो ये तो हाँ जी बहुत सॉल्युबल है। बहुत। हाँ इन जी कंपेयर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिसॉल्व होगी वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड हाँ गैस ज्यादा जी डिसॉल्व होती है वाटर में, हाँ हाँ जी सर। 1.67 है। तो इस तरह से ये फॉर्मेल्डिहाइड की तो और भी माइनस में है, और विनाइल क्लोराइड की 0.611 है। तो जिस गैस की KH की वैल्यू कम होगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी स्टूडेंट्स। अब ऐसा क्यों होगा वो भी अभी हम देखते हैं। दूसरा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट देख रहे हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर हमने 293, ये कौन सा था, यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मैंने लिया है, ये भी नाइट्रोजन है। 293 पर इसकी KH की वैल्यू 76, 303 पर 88.64। देखो मैं ये कह रहा हूँ नाइट्रोजन गैस मैंने ली है, KH की वैल्यू कितनी बताओ, 303 केल्विन पे कितनी है 88 पॉइंट, 88.84 टेम्परेचर कितना है 84 303 केल्विन। 303 और नाइट्रोजन का ही मैं ले रहा हूँ KH कितना दिया, नाइट्रोजन का 76.848 76.48 48 कितने टेम्परेचर पर। 293 तो बताओ कि टेम्परेचर बढ़ने पे सॉल्युबिलिटी कम हुई है या बढ़ी है। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या हुआ है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार आ गया पेपर में। तो स्टूडेंट्स जो मेन फैक्टर्स हम बता रहे हैं कि डिफरेंट गैसेस की सॉल्युबिलिटी एक सॉल्वेंट में डिफरेंट होती है, लेकिन KH की वैल्यू बड़ी है तो सॉल्युबिलिटी कम है, और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो लोअर टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है स्टूडेंट्स। आपने जब फ्रिज में से कोई ठंडी बोतल निकाली, एरिएटेड ड्रिंक, उसमें गैस डिजॉल्व थी, तो उसकी जो टेम्परेचर कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी गैस कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है किसमें, लिक्विड में। और जब टेम्परेचर बढ़ गया फ्रिज में, उसकी सॉल्युबिलिटी किसमें ज्यादा थी, लिक्विड में। और जब फ्रिज से बाहर आ गई तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तुमने रूम टेम्परेचर पे, तो क्या हुआ, उसकी हाँ सॉल्युबिलिटी जी कम हो सर। गई, किसकी, गैस की, जो लिक्विड में थी, लिक्विड में थी, हो गई ना कम जब आपने बाहर ले आए। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी स्टूडेंट्स। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है इसके ऊपर। यहां तक तुम्हें सारा समझ में आ गया। हाँ जी सर। अच्छा स्टूडेंट, नोट कर लिया। तो आपको हमने ये बताया स्टूडेंट कि जो टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर स्टूडेंट्स सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। बोलो मैंने सही ठीक लिखा या गलत लिखा, जल्दी से बताओ। हाँ जी सर। तो आपको उसने ये क्वेश्चन दिया कि एक्वेटिक लाइफ जो होती है स्टूडेंट, एक्वेटिक स्पीसीज जो होते हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर्स और वार्म वाटर्स, इन कोल्ड वाटर्स और वार्म वाटर। जल्दी से बताओ, बहुत ठंड पड़ रही है, बताओ उसमें एक्वेटिक लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल है या गर्म, जब गर्मी हो गई उसमें कंफर्टेबल है, कोल्ड में। कोल्ड में, क्यों। सर क्योंकि हमने ऊपर बोला है जब इंक्रीज टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड कम हो जाती है। तो ये बतानी है, ये पेपर में लिखना था, ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में 6 बार। दैट एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर बिकॉज क्या आंसर लिखोगे, बिकॉज क्या लिखा, बिकॉज क्या लिखा मैंने, अरे Because with this decrease in temperature, solubility of gas and liquid increases, therefore they are more comfortable. अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ही है, जो क्वेश्चन आंसर मैंने सारे डिस्कस करने हैं तुम्हारे साथ डायरेक्ट।
तो आपने लिखा aquatic species is more comfortable in cold water because the solubility increases with a decrease in temperature, increases with a decrease solubility of gas increases with a decrease in temperature. ठीक है, solubility of gas student increases with decrease in temperature, increases with decrease in temperature. Therefore aquatic species are more comfortable in cold water than hot water. बोलो समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक हाँ है, जी सर। तो ऑलराइट देन, फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, और इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, और फिर हम और भी इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं सोल्यूशन पे। तो मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चन आंसर के जितनी भी बातें चल रही हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इनका दिमाग लगाना है, सोचना है, समझना है। और हमारे जितने वीडियोस हैं इन्हें को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो रहे हैं। जितनी भी हमारी वीडियोस बन रही हैं, जो आपसे नहीं भी अभी पढ़े, यूट्यूब में आप उनको देख सकते हैं। हम हर एक के ऊपर क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं जो बोर्ड के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इनको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इनको शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लग रही है मेरी। मैं बहुत दिमाग लगा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्टडी करके, डाटा कलेक्ट करके आपको क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ। तो कम से कम अपने फ्रेंड्स को इनको शेयर कर दीजिए, और उनको बोलिए कि ये चैनल सब्सक्राइब करें। एग्जाम के लिए काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो पेपर आने वाला है। ठीक है, ओके, फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सर। ओके।